बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के स्पेशल वीडियो में, जिसमें बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जिसको लेकर के हर कोई ट्रेडर हैरान, परेशान और घबराया हुआ रहता है, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर के मार्केट में ना तो क्लैरिटी अवेलेबल है, ना ही पूरी तरीके से और सही तरीके से नॉलेज अवेलेबल है। तो उसी दिक्कत को, उसी टॉपिक को एड्रेस करने के लिए आज हमने इन्वाइट किया है हमारे स्पेशल गेस्ट संजय अग्रवाल जी को। संजय अग्रवाल जी प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट हैं विद मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ना सिर्फ इन्होंने सीए किया है, बल्कि साथ में सीएस, एलएलबी और पीयर रिव्यूअर हैं ये आईसीएआई के, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के आर्बिट्रेटर भी हैं और लीड ऑडिटर भी हैं क्वालिटी कंट्रोल के। तो इतनी सारी नॉलेज और डिग्रीज इनके पास है, तो आप समझ सकते हैं कि आज का सेशन मैं इस चीज़ को पूरी गारंटी के साथ और जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टैक्सेशन के जितने एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर ये आज की जो पॉडकास्ट है वो आज तक का बेस्ट वीडियो होने वाला है। इस चीज़ की मैं पूरी गारंटी ले सकता हूँ और मैं इनवाइट करना चाहूँगा संजय जी को, जिनसे मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे को जो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे और हमारे व्यूअर्स के, उनके ऊपर हमें थोड़ा लाइट थ्रो करें और हमारे को गाइडेंस उसमें प्रदान करें। थैंक यू। वेलकम संजय जी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए और इतने चैलेंजिंग टॉपिक पे जिसको लेकर के इतना कन्फ्यूज़न और इतने इश्यूज चल रहे हैं कि हमारे को भी क्वेश्चंस समझने में ही इतने सारे क्वेश्चंस आ गए कि एक अपने आप में ही इतना कंफ्यूज्ड टॉपिक लगता है, कन्फ्यूजन वाला, कि क्लैरिटी इसके ऊपर लेकर के ना बहुत कम है। प्रॉब्लम ये है कि कहीं पे भी एक फ्लो में कहीं पे कोई चीज़ नहीं मिलती है कि यार अगर ये 10 क्वेश्चंस हैं तो उनके 1 2 3 4 इस तरीके से कहीं आंसर्स अवेलेबल हो, ऊपर से कहीं कई वीडियोस बहुत आउटडेटेड हैं। तो इसलिए जो हमारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि एक कंसोलिडेटेड ऐसा वीडियो, सिंगल वीडियो मिले जिसमें सारे पॉइंट्स एक एक करके सारी चीज़ें क्लैरिटी उन लोगों को मिल जाए। तो आपने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी और हमारे दर्शकों की तरफ से भी। इट्स आल्सो माय ग्रेट प्लेजर टू हैव अ मीटिंग विद यू। थैंक यू सो मच सर। तो सर हम इसमें पॉइंट वाइज कुछ क्वेश्चंस लेंगे ताकि सबको ना हेडिंग एक एक करके जो है वो क्लैरिटी से मिलती जाए। सो पहली जो क्वेरी है सर वो ये है कि स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन हेड में इनकम बुक करनी है, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट हेड्स होते हैं। सैलरी का भी हेड होता है, कैपिटल गेन भी होता है, बिजनेस इनकम भी होता है। तो ये कौन सी इनकम कौन से हेड में बुक होगी? क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग अलग होती है, डिलीवरी के ट्रेड्स अलग होते हैं, फ्यूचर का अलग होता है, फ्यूचर ऑप्शन का अलग होता है, मतलब हर चीज का अलग अलग है। तो ये कौन सी कैटेगरी कहाँ पे कौन से हेड में बुक करनी है, सबसे पहले क्लैरिटी तो ये दीजिए आप हमारे दर्शकों को। अमित जी, इसमें क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा इंटेंट पे डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टर है उसकी इंटेंट क्या है। अगर उसकी इंटेंट विद लेस ट्रेड है, फ्रीक्वेंट ट्रेड नहीं है, लेस ट्रेड्स हैं, तो ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है और ये कैपिटल गेन का पार्ट हुआ। अगर उसकी इंटेंट एज ए बिजनेस है और मोर फ्रीक्वेंट ट्रेड्स हैं, तो ये पार्ट ऑफ बिजनेस इनकम हुआ। तो हम उसको बिजनेस हेड्स में ले जाएंगे और उसको हम कैपिटल गेन हेड्स में ले जाएंगे। ओके, सो इंटेंशन इज द मेन मोटिव। इंटेंट इज द मेन। ग्रेट। तो इसमें कैपिटल गेन अगर है तो वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, उसका क्या बेसिक क्राइटेरिया रहता है? इसमें बड़ा सिंपल सा है कि कोई भी हमारा स्टॉक, जो लिस्टेड कंपनी के स्टॉक्स हैं, अगर किसी भी इन्वेस्टर ने 12 मंथ से उनको होल्ड किया है, 12 मंथ से ज़्यादा होल्ड किया है, तब लॉन्ग टर्म में आएंगे। अगर 12 मंथ से कम होल्ड किया है तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये हमने लिस्टेड शेयर्स की कैटेगरी का भी डिस्कशन किया। अनलिस्टेड का हम अलग से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सो इसमें फिर जो ये लिस्टेड की ही बात कंटिन्यू करते हुए, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में रेट ऑफ टैक्सेशन क्या है? जैसे अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर 2025 क्लोज हुआ, तो उसके लिए क्या रेट है, तो वो थोड़ा सा गाइड कीजिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 25-26 के लिए वो रेट 25-26 और 24-25 में फाइनेंशियल ईयर में रेट में कोई चेंज नहीं हुआ। कैपिटल गेन में सेम रेट है। सेम रेट है। ओके। तो हमारा जो शॉर्ट टर्म का रेट है वो 15% है, प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस जी। और जो लॉन्ग टर्म का है वो 10% है। अच्छा। और इसमें 10% लॉन्ग टर्म में एक हमारी कंडीशन हो रहा है कि अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है और उसको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा है, लॉन्ग टर्म का हमें 1 लाख का एग्जेम्पशन भी है। अच्छा। 1 लाख का एग्जेम्पशन भी है। ओके। तो हमें जो टैक्स पे करना है ओवर एंड एबव 1 लाख रुपीज पे करना है।
ओके, तो मान लीजिए हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट निकल करके आया टोटल 1,25,000 रुपीज, तो हमें खाली 25,000 रुपीज यस, आपको 25,000 पे 10% देना है। 1 लाख का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन। और क्या इसके अंदर म्यूचुअल फंड का भी कैपिटल गेन काउंट होता है? म्यूचुअल फंड में 1 लाख की लिमिट जो एग्जेम्पशन है उसको काउंट करने के लिए उसमें क्या है कि उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है। उसमें क्या है कि हमारे म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं जी। एक डेट बेस होते हैं, एक इक्विटी बेस होते हैं। जी जी। तो जो हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो इसमें कवर होंगे, और जो डेट इक्विटी फंड है वो इसमें कवर नहीं होंगे। ओके ओके, खाली इक्विटी फंड जो है वो कवर होंगे। तो इक्विटी की क्या डेफिनेशन है इक्विटी फंड की? इक्विटी में 2/3 कम से कम इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए। ओके, तो वो इक्विटी फंड की डेफिनेशन, मतलब जिसमें 66.67% आ गया तो उसका नेचर जो है वो इक्विटी फंड वाला कहलाएगा। और जितने भी ये फंड मैनेजर हैं उसको मैनेज करके चलते हैं और उस पर डिक्लेरेशन देती हैं कि ये हमारा इतना इसमें इन्वेस्टेड है। अब जैसे बड़े पॉपुलर फंड्स हैं, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स होते हैं, तो उनका नेचर भी इक्विटी का ही आता है? नहीं, वो डिक्लेयर करते हैं। एक्चुअली हम ये नहीं कह सकते कि नेचर क्या आता है, बट यू हैव टू डिक्लेयर। जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसको डिक्लेयर करेगा कि ये हमारा म्यूचुअल फंड इक्विटी कैटेगरी में आता है। ओके, और जैसे कि मैं समझ सकता हूँ कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, उसका नेचर जो है वो डेट इक्विटी का मिक्स ही है, और वो जहाँ तक मुझे ध्यान है वो इक्विटी 67% मेंटेन करता है टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। तो मोस्ट ऑफ द बैलेंस एडवांटेज फंड आई थिंक यही इसमें फॉलो कर रहे हैं कि वो 33% तक डेट में चले जाते हैं और 67% वो इक्विटी में रहते हैं, ताकि उनको एडवांटेज जो है ये वाला मिल सके। मेरी ओपिनियन ये है कि सेफर साइड में हमें एजम्पशन पर नहीं जाना चाहिए। हाँ, हमें सेफर साइड में डिक्लेरेशन बेस्ड जाना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो उसमें वो क्या उनके लिखा जो हुआ है, ऑफर डॉक्यूमेंट है उसके डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, तभी आप बेनिफिट लेना, तभी बेनिफिट। बिल्कुल जी। और इसमें जो म्यूचुअल फंड की बात शुरू हुई है, तो डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड की टैक्सेशन के बारे में और कोई पॉइंट अगर कुछ आपको लगता है रह गया है तो वो भी नहीं। डेट म्यूचुअल फंड से जो भी हमारी इनकम होगी वो जनरल इनकम मानी जाएगी। ओके, उसमें कोई भी हमें इस तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो हमारा इंडिविजुअल स्लैब है उसी के स्लैब में फॉल कराएगा वो। ओके, और जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का बेनिफिट है वो कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा, तो अकॉर्डिंगली हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसका नेचर जो है वो डेली की बाइंग सेलिंग का तो है नहीं। तो वहां पे वही जो मैं आपका पॉइंट इनिशियल था कि इंटेंट क्या है, यस, तो वहां से इंटेंट से बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, वो आपको डिड्यूस हो जाएगा। 1 साल से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म है, और अगर उससे छोटा है तो शॉर्ट टर्म के स्लैब में चला जाएगा और आएगा, लेकिन वो कैपिटल गेन की कैटेगरी में। तो बड़ा अच्छा ये क्लैरिटी आज हमारे व्यूअर्स को भी मिली होगी। अब हमने अभी बात करी थी लिस्टेड शेयर्स की, तो अभी तक हम जो डिस्कशन करते हुए आए ये हम लिस्टेड के बारे में करते हुए आए। तो अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में टैक्सेशन को लेके क्या प्रोविजंस है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जनरली लोग जो है ना लिस्टेड अनलिस्टेड को शेयर्स ही मान लेते हैं। जी जी। तो लिस्टेड कैटेगरी में शेयर जो आते हैं उसमें STT पे होना चाहिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर वो पे नहीं है तो हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये कैपिटल गेन की कंडीशन है। कोई भी बेनिफिट से मतलब किस तरह का? कैपिटल गेन का बेनिफिट। कैपिटल गेन का बेनिफिट से मतलब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अभी हम बात कर रहे थे, ओके, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल का बेनिफिट जब भी मिलेगा हमें जब ये STT पेड है इसमें। ओके, अगर हम ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन करते हैं कोई भी, तो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन इस कैटेगरी में कवर नहीं होंगे। ओके, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में तो कवर होंगे, उसके लिए पीरियड हमारा 2 ईयर हो जाएगा, 1 ईयर की बजाय। ओके, लेकिन हमें जो है, और दूसरा ये जो 1 लाख का एग्जेम्पशन है ये भी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो जो दो एडवांटेज है जो और क्लैरिटी से मैं समझ पाया आपसे बात करके, वो एक ये है कि अगर STT पेड है तो एक तो रेट घट करके रह जाता है 10%, और दूसरा 1 लाख की एग्जेम्पशन भी मिलती है। यस, ये दोनों चीजें हट जाती हैं। बिल्कुल। और रेट बढ़ करके हो जाता है 20%। ओके, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी ज्यादा रेट हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म का रेट 15% बताया। वो तो STT पेड वाला है। अच्छा, वो क्योंकि STT पेड है तो वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो रेट है वो 15% है। अगर STT पेड में अगर वो STT पेड नहीं है शॉर्ट टर्म में, तभी वो जनरल कैटेगरी में फॉल करेगा। तो वहां क्या रेट हो जाएगा अगर STT जनरल कैटेगरी का? ओके, ऑलराइट, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे F&O ट्रेडिंग की अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अनलिस्टेड की हम कंक्लूजन ये बेसिकली, एक तो 2 साल का इसमें जो टाइम रहता है, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म नहीं कहलाएगा, वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। नहीं, लॉन्ग टर्म कहलाएगा अगर 2 साल पूरे नहीं हुए 2 साल पूरे नहीं हुए तो शॉर्ट टर्म है, और 2 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म है, और रेट इसका 20% है अनलिस्टेड का। क्योंकि अनलिस्टेड का इसलिए भी जरूरी था यहाँ पे टॉपिक को समझना, क्योंकि आजकल अनलिस्टेड शेयर्स की ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है।
लेकिन उसकी टैक्सेशन का क्या है उसके ऊपर कहीं कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो उस पॉइंट को कवर करना बड़ा जरूरी था और बड़ा वैल्यूएबल आपसे इनपुट इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को मिला। अब दूसरी हम बात करेंगे F&O ट्रेडिंग के बारे में। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो ट्रेडिंग होती है, अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो उसकी टैक्सेशन किस तरीके से होती है इसकी आप हमें डिटेल में बताइए, क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं F&O ट्रेडिंग के ऊपर होने वाले प्रॉफिट और लॉस की टैक्सेशन, उसकी कैरी फॉरवर्ड और इन सारी चीज़ों को लेकर के। स्पेक्यूलेटिव है, टर्नओवर क्या है, क्या कैरी फॉरवर्ड है, क्या नॉन स्पेक्यूलेटिव, तो ये सारी चीज़ों को आप प्लीज़। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है अमित जी। बेसिकली F&O नो डाउट आज की डेट में जो रिटेल ट्रेडर हैं F&O के ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं जी, और कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है इसमें जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो इसमें है कि हमारी जो ट्रेडिंग है वो इंट्राडे है, पोजिशनल ट्रेडिंग है। अच्छा। तो इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे हमने परचेज किया और सेम डे बेच दिया, और पोजिशनल का मतलब होता है आज हमने परचेज किया और उसको नेक्स्ट डे और फर्दर डे में बेचा जब भी हम बेचना चाह रहे हैं। ठीक है। अगर कोई भी हमने इंट्राडे ट्रेडिंग की हुई है तो वो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस मानी जाएगी। अच्छा। और पोजिशनल को हम जो है एक नॉर्मल ट्रेडिंग मानते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका जो टर्नओवर काउंट जो होता है F&O का, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग का, इसमें केवल प्रॉफिट और लॉस पार्ट को लेते हैं। ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने किसी शेयर को बेचा जी, और उसमें मैंने 10 रुपये प्रॉफिट कमाए जी, और किसी शेयर को मैंने खरीदा, हाँ, उस पर मैंने 10 रुपये लॉस किया। ठीक है। तो इसका जो टर्नओवर होगा 10 + 10 20 रुपीज होगा। Correct. मतलब हम लॉस साइड और प्रॉफिट साइड दोनों को ऐड करेंगे। करेक्ट। वन साइड है नहीं, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये एक टर्नओवर की डेफिनेशन हुई। इसमें टर्नओवर केवल प्रॉफिट और लॉस कंटेंट है, यानी उसका कितना प्रीमियम मैंने पे किया ऑप्शन का वो टर्नओवर नहीं है ना। मैंने मान लीजिए 75 रुपीज का प्रीमियम लिया और मान लीजिए 100 की क्वांटिटी है, तो 7500 इज नॉट द टर्नओवर। यस। तो वहां पे मेरा अगर मान लीजिए प्रॉफिट हुआ था 75 रुपीज में लिया था और मैंने उसको 80 रुपीज में बेचा था, 5 रुपए का मात्र प्रॉफिट लिया, तो मेरा टर्नओवर हो गया 5 रुपीज मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज ऑफ 100, तो सिर्फ 500 रुपए का मेरा टर्नओवर है, ना कि 7500 का। यस यस। ओके, जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई। जो प्रॉफिट कंटेंट है, लॉस कंटेंट है, वही टर्नओवर है। और ये टर्नओवर की कैलकुलेशन किस लिए रिक्वायर्ड होती है? ये टर्नओवर की कैलकुलेशन हमें जनरली क्या है, एक हमारे यहाँ 44AB सेक्शन है इनकम टैक्स में, जी जी, जो टैक्स रेट में आता है। अच्छा। तो टैक्स रेट में क्या है कि जो हमारे टर्नओवर अगर 10 करोड़ तक है साल का 10 करोड़ हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं सब बैंकिंग चैनल के थ्रू होती हैं। करेक्ट। इसमें कंडीशन ये है कि 10 करोड़ इसलिए क्योंकि अगर 5% से ज़्यादा हमारा इनकम या 5% है हमारा एक्सपेंडिचर, अगर कैश कंपोनेंट है तो ये लिमिट घट के 1 करोड़ रह जाती है। अच्छा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि इसमें जनरली सब बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू है तो 10 करोड़ मान के चलते हैं। ठीक है। तो इस केस में 10 करोड़ आया और जो इंट्राडे अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इसमें हमारा टर्नओवर 1 करोड़ माना जाएगा। ओके। इसके लिए तो टैक्स रेट की रिक्वायरमेंट जो 44AB की रिक्वायरमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन के लिए 1 करोड़ और जनरल के लिए 10 करोड़। यानी जो इंट्राडे ट्रेडर्स का अगर प्रॉफिट या लॉस का या दोनों का मिला करके एलिमेंट 1 करोड़ से ऊपर का जा रहा है साल का, तो वो टैक्स ऑडिट में कवर हो, टैक्स रेट में उसको टैक्स रेट कराना पड़ेगा। राइट। और अगर वो मिक्स करके जा रहा है, मान लीजिए 80 लाख का तो स्पेक्यूलेटिव हो गया और 2 करोड़ का हो गया नॉन स्पेक्यूलेटिव में, तो वो बच जाएगा, फिर वो ऑडिट में नहीं बच जाएगा, क्योंकि स्पेक्यूलेटिव खाली अकेला स्पेक्यूलेटिव अपने आप में 1 करोड़ जब ब्रीच करेगा तब जा करके वो आएगा। yes, yes. और टोटल अगर उसमें देखें हम सब मिक्स करके तो वो 10 करोड़ अगर होता है तो वो ट्रिगर हो जाएगा। yes. कि मान लीजिए स्पेक्यूलेटिव 80 लाख पे ही रह गया, लेकिन वो 9 करोड़ 10 लाख, वो 9 करोड़ 20 लाख 9 करोड़ 20 लाख या 30 लाख हो गया, तो दोनों मिल करके हो गए 10 करोड़, तो भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट हो गया। तो इसमें कैरी फॉरवर्ड के भी प्रोविजंस क्या है स्पेक्यूलेटिव नॉन स्पेक्यूलेटिव दोनों के लिए? कैरी फॉरवर्ड ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमें जब लॉस होता है तो सरकार ने प्रॉफिट तो हाथ क्या टैक्सेबल हो जाएगा, प्रॉफिट तो टैक्सेबल हो जाएगा, तो खाली लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड के कुछ जगह पे गवर्नमेंट ने प्रोविजंस दे रखे हैं। वो क्या प्रोविजन है? क्योंकि एज पर सेबी आल्सो 93% पीपल इनकर लॉस इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो उसको कहाँ पे वो एटलीस्ट एक बेनिफिट की चीज आप ये बता दीजिए एज अ कंसोलेशन प्राइस कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो किसके साथ एडजस्ट होगा, किसके साथ सेट ऑफ होगा, किसके साथ नहीं होगा, और कौन सा सेट ऑफ के लिए पहली बात तो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है।
और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्या हर साल आईटीआर भी भरते रहना जरूरी है कि नहीं? कई लोग ये भी गलती कर जाते हैं क्योंकि कई बिलेटेड आईटीआर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नहीं, ये थोड़े से कुछ पॉइंटर्स ये हैं। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी बेसिकली क्या है कैरी फॉरवर्ड के लिए प्री कंडीशन है जी, कि आईटीआर हमारी विद इन टाइम फाइल होनी चाहिए बिलेटेड रिटर्न नहीं चलेगी। बिलेटेड रिटर्न नहीं चलेगी अगर आईटीआर मैंने डिले फाइल की है तो जी। आई लूज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड तो देख लीजिए, ये नोट कर लीजिए, अगर आप लॉस इनकर कर रहे हैं और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि भैया मैं फ्यूचर में इसको सेट ऑफ कर सकूं, अभी संजय सर ये भी बताएंगे कि कौन से प्रॉफिट्स के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप उसको कैरी फॉरवर्ड जरूर कीजिए आईटीआर टाइम से फाइल करके। अभी भी हमारी जो टाइम लिमिट है शायद 15 सितंबर है, तो कुछ हमारे भाई बहन जो हैं जिन्होंने अभी तक आईटीआर नहीं फाइल करी है, वो जल्दी से जल्दी अपनी आईटीआर फाइल करो और उसमें अगर आपने कोई लॉस इनकर किए थे तो उनको वहां पे कैरी फॉरवर्ड कीजिए, वहां पे मेंशन कीजिए उस हेड के अंदर कि इतना हमने लॉस इनकर किया है, तभी वो सेट ऑफ अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर हो पाएगा। अब इसमें कैरी फॉरवर्ड की जहाँ तक बात है हमारे जो जितने भी बिजनेस लॉसेस हैं जी, उनको हम 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 असेसमेंट ईयर तक। कौन से लॉसेस को? बिजनेस लॉसेज जो जहां पे हमने इसको एज अ बिजनेस लिया, जहां स्पेक्युलेटिव नहीं है। जहाँ स्पेकुलेटिव नहीं है, स्पेकुलेटिव के केस में 4 इयर्स अच्छा, तो ये जो स्पेक्युलेटिव वाला है, स्पेक्युलेटिव मतलब प्योरली इंट्राडे, प्योरली इंट्राडे। तो इंट्राडे में आपने फ्यूचर ऑप्शन के लिए बता रहे हैं या अगर मैंने कैश के ट्रेड को भी इंट्राडे अगर कंक्लूड कर दिया तो? कैश के ट्रांजैक्शन भी अगर आपने इंट्राडे कंक्लूड कर दिया तब भी ये Speculative माना आएगा। जाएगा। इंट्राडे ऑल तो यानी ऑल टाइप ऑफ इंट्राडे ट्रांजैक्शंस आर क्लियर कट स्पेक्युलेटिव इन नेचर, और उनको हम उनके होने वाले लॉसेस को हम 4 साल तक जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सेट ऑफ करने के लिए। और एक कंडीशन इसमें ये भी जरूरी है कि हम अपने आईटीआर में ये मेंशन जरूर करें, ये केवल ऐसा नहीं है कि आपने लॉस किया और सरकार आपको ऐसी दे देगी। अगर आपने उसमें मेंशन नहीं किया अपने आईटीआर में जी, देन यू विल आल्सो लूज द बेनिफिट्स। क्या मेंशन करना है और कहाँ मेंशन करना है? उसमें कॉलम है, अच्छा, एक स्पेसिफिक कॉलम है कि आपकी लॉस कितना हुआ और इसको आप कितना कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जा रहे हैं, और लॉस कितना हुआ, और उसमें स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव की भी बाइफरकेशन अलग से है कॉलम में। यस, वो भी अच्छा, अलग तो से बड़ा क्लियर कट वहां पे लिखा हुआ है कि आपका स्पेक्युलेटिव लॉस कितना है और उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, तो उसको वहां पे बड़ी क्लियरली हम वहां पे मेंशन कर देंगे, तो हम अगले 4 साल तक उसको 4 कैरी साल और 8 फॉरवर्ड, साल जैसी भी पोजीशन हो आपकी। स्पेक्युलेटिव को 4 साल और नॉन स्पेक्युलेटिव को 8 साल साल आप कर सकते हैं। और जैसे किसी का ईयर 1 में लॉस है, उसने कैरी फॉरवर्ड किया, तो ईयर 2 में फर्दर उसका लॉस हो गया, तो सेट ऑफ होने का तो मतलब नहीं है। तो अब क्या हुआ, उसका पिछले साल का मान लीजिए 2000 रुपए का लॉस था एग्जाम्पल के लिए, अगले साल उसने 3000 का कर लिया, तो वो 5000 रुपए का लॉस कैरी फॉरवर्ड करेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। नहीं, ओके, इसमें होगा क्या कि जो पहले साल का 2000 रुपए का लॉस है उसको 8 साल मिलेंगे। हाँ जैसे सपोज 2025 जी से जी 8 साल जी, और 26 में मेरा 3000 का लॉस है तो उसके 8 इयर्स काउंट हाँ, होंगे, वो तो clear है। 1 ईयर एडिशनल मिल जाएगा। हाँ, ईयर तो वो है, लेकिन टोटल मेरा लॉस तो 5000 हो गया ना कैरी फॉरवर्ड। वही मेरा पॉइंट था, वो वहां पे फिगर जो है वो टोटल अगर मैं देखूंगा तो तीसरे साल के लिए मेरे पास 5000 रुपए की इनकम मेरी हो जाती है, तो मेरे पास 2000 प्लस 3000 5000 रुपए का पड़ा हुआ, तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना उस होने वाले 5000 के प्रॉफिट पे। उसके बियॉन्ड अगर मैं जाऊंगा तो फिर वहां पे भी देखा जाएगा कि किस तरह के नेचर का है और उसके हिसाब से टैक्सेशन लगेगी। बहुत बढ़िया। सो ऑडिट की हमने बात करी, अब इसमें क्लैरिटी लोगों को ये नहीं आती है कि फॉर्म कौन सा भरा जाएगा, क्योंकि आईटीआर अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है, हर साल कोशिश कर रहा है, फॉर्म सिंप्लीफाई भी कर रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन वो फॉर्म के नंबर भी चेंज हो जाते हैं, कुछ ना कुछ नया फॉर्म आ जाता है, किसी के पीछे ए लग जाता है, किसी के आगे बी लग जाता है, तो एक आम आदमी को समझ ही नहीं आता मुझे फॉर्म कौन सा भरना है भाई। एक इसमें और मैं क्लैरिफाई कर दूं, अभी ये ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे जी जी, इसमें सेट ऑफ का क्वेश्चन और है जी जी जी, कि हमने कैरी फॉरवर्ड तो कर दिया, ठीक है, अब इसको सेट ऑफ कैसे करेंगे। हाँ हाँ, वो भी अब हम हर इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते जी। जैसे स्पेकुलेटिव का जो हमारा लॉस है वो केवल हम स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल, और जो हमारा नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है वो सिर्फ नॉन, और उसको हम सारी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी इनकम। सैलरी इनकम से वो सेट ऑफ नहीं होगा। अच्छा, तो जो नॉन स्पेक्युलेटिव वाला मेरा लॉस है वो किसी भी हेड से मतलब इंटर हेड भी सेट ऑफ उसके अंदर, इंटर हेड अलाउड है, ओके, लेकिन सैलरी उसमें एक्सक्लूड। इंट्रा हेड मतलब वो नॉन स्पेक्युलेटिव वाला स्पेक्युलेटिव से भी हो जाएगा प्रॉफिट से सेट ऑफ। हाँ, उससे हो जाएगा। अरे वाह, तो उस मतलब ना सिर्फ इंट्रा हेड बल्कि इंटर हेड भी एक्सेप्ट सैलरी इनकम।
तो बहुत अच्छा पॉइंट सर ने बताया। तो ये सर एक बार फिर से दोबारा से आप इसको सिंपल शब्दों में सम अप कर दीजिए इस बात को, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जी। जो सेट ऑफ का हम लोग बात कर रहे थे जी सेट ऑफ में हमारे डिफरेंट डिफरेंट हेड्स हैं जी सैलरी हो गई, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, जी बिजनेस इनकम हो गया, अदर सोर्सेज हो गया, कैपिटल गेन हो गया। जी। तो जो हमारा स्पेक्टिव लॉस है, हम्म, स्पेक्टिव लॉस केवल स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। ठीक है। वो स्पेकुलेटिव को हम किसी से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट उसको लेकर के एक तरीके से बड़ी रिस्ट्रिक्टिव तरीके से ले रही है, उसको इंसेंटिवाइज नहीं कर रही उस चीज को। लेकिन जो नॉन स्पेक्युलेटिव है, यानी एक थोड़ा सा मोर ऑर्गेनिक इन नेचर, मोर इन्वेस्टर इन नेचर जो दिख रहा है लॉस, उसके लिए गवर्नमेंट ने पूरे दरवाजे खोल रखे कि भाई तुम सैलरी के हेड को छोड़ दो, उसके अलावा जितनी तुम्हारी इनकम है उसके साथ इसको जो है एडजस्ट कर दो। एक्सेप्ट स्पेकुलेटिव लॉस, स्पेकुलेटिव से एडजस्ट नहीं होगा, नॉन स्पेक्युलेटिव वाला। नॉन स्पेकुलेटिव। अच्छा, उससे उसको तो बिल्कुल ही उसको बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ हाँ, है, हाँ, सैलरी और ओके। इस तरह ये। लेकिन जो नॉन स्पेक्युलेटिव वाला है वो स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट से हो सकता है क्या? नॉन स्पेक्युलेटिव का जो मेरा लॉस है, जो मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, दूसरे साल मेरे को स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट हुआ, उसके साथ में नॉन स्पेक्युलेटिव वाले लॉस को एडजस्ट कर सकता हूँ। नॉन स्पेकुलेटिव नहीं कर सकते आप, स्पेकुलेटिव का सेपरेट है, स्पेकुलेटिव को केवल स्पेकुलेटिव से ही अच्छा, करेंगे। उसका आपस में अपना ही और है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पार्ट रह गया ओके। कि हमारा सेम ईयर और फर्दर ईयर्स, अगर हमारा जिस ईयर में लॉस हुआ जी, उस ईयर में हम इंटर एडजस्टमेंट जो करेंगे वो किसी भी हेड से कर लेंगे। ओके। लेकिन नेक्स्ट ईयर में जो हेड हम एडजस्टमेंट करेंगे, जो सेट ऑफ करेंगे, वो केवल बिजनेस इनकम से ही करेंगे। ओके। वो अदर किसी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा नेक्स्ट ईयर में। ओके, अंडरस्टूड। तो बड़े अच्छे अच्छे, देखिए कितनी बारीकी से आपको एक एक चीज जो आपको शायद कहीं पे भी मिलेगी नहीं, जो आपको एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे और एक ही वीडियो में मिल रही है आज। सो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ संजय सर आपका कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से आपने मतलब क्लैरिटी दी है हमारे व्यूअर्स को। तो सेट ऑफ का प्रोविजन भी हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद हम बात करते हैं सर एडवांस टैक्स की। ज़्यादातर लोग यही मान के चलते हैं कि भैया 31 मार्च आएगी, उसके बाद एक डेट ऑफ रिटर्न होगी, उस रिटर्न की डेट पे मुझे टैक्स पे करना है सारा। क्या ये व्यू सही है? नहीं, इसमें एडवांस टैक्स में, इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है कि अगर हमारी एस्टिमेटेड इनकम 10, जो हमारा एस्टिमेटेड टैक्स है इनकम पर, वो अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा है, ओके, अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो हमें एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना है। ठीक है। एडवांस टैक्स के लिए सरकार ने 4 इंस्टॉलमेंट बनाई हुई हैं जी, जिसमें 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। अच्छा। और अगर आप इसका इस तरह पेमेंट नहीं करते तो 234A और 234B की पेनल्टी लगती है। मैं सर यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूँगा, क्योंकि ये लोगों को क्लैरिटी कैसे आएगी कि 15 जून पे अगर बैठ करके मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो पहली बात तो ये कि स्टार्टिंग पॉइंट तो हो गया 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से किस डेट तक का मैं प्रॉफिट काउंट करूँ कि भैया वो 10,000 से ऊपर है? ये आपको ओवरऑल पूरे साल का एस्टिमेट करना होता है। अच्छा, मेरे को अगर 15 जून तक, मान लीजिए मुझे 31 मई को ही लग गया कि हाँ भाई मेरा इतना है, 10,000 से ऊपर चला जाएगा प्रॉफिट, तो मैं उसके हिसाब से मैं 15% का, या जो भी मेरा टैक्स लायबिलिटी बनती है उतना, उसका एडवांस टैक्स 15, 25, 75 ये स्लैब है। तो वो जो एस्टिमेशन मैं ले रहा हूँ, वो एस्टिमेशन पूरे साल की ले रहा हूँ, पूरे साल, और पूरे साल की इनकम के ऊपर अभी एडवांस टैक्स पे करूंगा मैं। और मेरे को मान लीजिए 31 मई तक, अभी मेरे पूरे साल की तो मुझे लग रहा है कि 2 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट होगा टोटल। जी, तो उसमें बड़ा सिंपल है ना जी। जैसे गवर्नमेंट ने 4 स्लैब बनाए हुए हैं जी। पहले में 15 जून तक 15% करना है, फिर 25, फिर जो 40% करना है, फिर बैलेंस का 75% करना है, मतलब उसमें से रिड्यूस कर देंगे तो आपको बैलेंस पोर्शन करना है, और लास्ट में जाकर 100% करना है। अब सपोज आपको लॉस हो गया लास्ट में, क्योंकि ये मार्केट की, अगर हम मार्केट की बात करें, वोलेटिलिटी है मार्केट में, ही नहीं पता। कई लोग ऐसे जानता हूँ जिन्होंने पहले 6 महीने में एडवांस टैक्स दिया और बाद में कैपिटल ही उड़ गई। हाँ, बाद में कैपिटल ही उड़ गई, तो ये मालूम नहीं पड़ता जी। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी वो रिटर्न फाइल करेंगे तो आजकल सरकार बहुत प्रोएक्टिव है, उसमें आपको रिफंड भी मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन में रिफंड भी आ जाता है। अच्छा, जैसे आप रिटर्न फाइल करेंगे। ओके, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, और जो आपका रिफंड आएगा उस पर भी आपको ब्याज मिलेगी 6% की दर से। बहुत सही। तो मैं एक बार दोबारा से क्लैरिटी के पर्पज से दोबारा से पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे 15 जून तक पहले 15% जो पे करने हैं, तो ये मेरी, मैं कुछ कैलकुलेशन तो बैठाऊंगा, मेरा इतना प्रॉफिट हो गया मोटा मोटा,
वो कट ऑफ डेट में किस दिन ये कैलकुलेशन करूं, एज ए लेमैन मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, जैसे कि आप पिछले पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे आपने देखा कि मैं करीब करीब एज ए होल 18 से 20 लाख रुपए कमाता हूँ। हाँ, मोटा मोटा, ठीक है। 18 से 20 लाख, 10% का प्लस माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। तो 10% का प्लस माइनस करने के बाद आप जो पास्ट हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे आप टैक्स जमा करा दीजिएगा। सपोज आपको सेकंड क्वार्टर में जाके लॉस हो गया। नहीं, अभी मैं सर रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मैं अभी फर्स्ट क्वार्टर भी स्टेट हूँ। ठीक है। मैं तो ट्रेडर हूँ, मेरे ज्यादातर व्यूअर्स भी या तो ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं। उन लोग को अभी खाली शेयर मार्केट वाली इनकम के ऊपर टैक्स पे करने की हम एक उस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, और यही मान लेते हैं कि चलिए प्राइमरी बिजनेस भी हो सकता है उनका यही है। तो अब मैं कैलकुलेशन करनी है मुझे कि एडवांस टैक्स की मुझे पेमेंट करनी है कि नहीं करनी। आपने बोला 10,000 से ऊपर की अगर इनकम जा रही है तो वो एप्लीकेबल हो गया। इनकम में 10,000 रुपये टैक्स, 10,000 रुपये टैक्स, ओके। 10,000 रुपये से ऊपर टैक्स है तो उनको जो है वो वहां पे जमा करना होगा। तो वो एडवांस टैक्स की मुझे जो 10,000 रुपए की है, मैं किस डेट को कट ऑफ डेट रखूं पहले क्वार्टर के लिए अपने दिमाग में? 15 जून। मतलब वो 15 जून को मैं कैलकुलेशन करने बैठूं, मेरा 1 अप्रैल से अभी तक का क्या प्रॉफिट है? नहीं, वो नहीं करना। वो मैं किस दिन वो कैलकुलेशन करूं? आपको 15 जून तक का नहीं करना, आपको होल ईयर का एस्टिमेट करना है। अच्छा, होल ईयर का एस्टिमेट से एग्जांपल आप 20 लाख रुपए साल कमाते हैं, समझ गए, 22 भी कमा सकते हैं, 25 भी कमा सकते हैं। आप टेंटेटिवली पास्ट प्रैक्टिस के बेस पे 20 लाख रुपए ले लीजिएगा। ठीक है। 20 लाख रुपए पे आपका सपोज 50,000 टैक्स आता है। जी जी। तो 50,000 का आप जो है 15% जो है वो जमा कर दीजिएगा। और फिर आपको लगता है कि सेकंड क्वार्टर में लॉस हो गया, ठीक है, आप उसको कम कर दीजिएगा। फिर आपको लगा थर्ड क्वार्टर में फिर लॉस हो गया, मत दीजिएगा। तो ये मुझे अगर 15 तारीख तक ये डिपॉजिट करना है तो मुझे इस एस्टिमेशन को करने के लिए जो तैयारी जो है वो अपनी 1 जून से शुरू कर देनी चाहिए ऑब्वियसली, ताकि अगले 5-7 दिन के अंदर मैं कैलकुलेशन बना करके अपना जो है वो टाइम से फाइलिंग कर दूं। जनरली तो प्री डिसाइडेड है, आदमी के माइंड में मेकअप होता है कि वो, बट उसकी लास्ट डेट जो है वो 15 है जमा करने की। तो मैं मतलब एक लोगों के लिए एक रिमाइंडर पॉइंट की तरह 1 जून को पकड़ के चले कि आप अपनी इस एक्सरसाइज को एक्टिवली स्टार्ट कर दे 1 जून को ही फर्स्ट क्वार्टर की, और सितंबर 1 को करें आप तैयारी। जैसे अब आज हम आ गए हैं तो उन्हें अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए सेकंड क्वार्टर की, क्योंकि अब उनको 45% पे करना है सितंबर 15 तक। फिर दिसंबर 15, तो यानी 1 दिसंबर को आप तैयारी कर लो थर्ड क्वार्टर की, क्योंकि 15 दिसंबर तक आपको पे करना है 75%। और 15 मार्च है तो 1 मार्च को हम पकड़ लें कि भैया 15 मार्च से पहले हम 100% टैक्स अपना एडवांस टैक्स के रूप में पे कर दें। अगर हम इसको डिले करते हैं जी तो बहुत ज्यादा पेनल्टी नहीं है, 1% हमारा पेनल्टी है, 1% ऑफ द टैक्स अमाउंट। तो पेनल्टी तो पेनल्टी है, पेनल्टी तो पेनल्टी है, वो क्यों पे करनी है एक्स्ट्रा अगर हम टाइमली पे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में आपका लॉस हो सकता है तो आप इस पेनल्टी के लिए तैयार रह सकते हैं। नहीं, लॉस है तो आप वो वाली, तो फिर तो वो सेट ऑफ हो जाएगा ना सर। इंस्टॉलमेंट जमा मत कीजिएगा। हाँ, इंस्टॉलमेंट आप जमा मत कीजिएगा, फर्दर वो तो होगा ही नहीं। हाँ, ये भी एक चीज है कि अगर आपका पहले तो प्रॉफिट होता आया, लेकिन बाय चांस आपका पहले क्वार्टर में ही अगर लॉस हो गया तो इंस्टॉलमेंट की जरूरत ही नहीं जमा करने की, वो बट ऑब्वियस प्रॉफिट नहीं है तो, और जिस क्वार्टर में आपका आना स्टार्ट हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली आप। तो ये एडवांस टैक्स के ऊपर हमने सर बात करी। अब सर प्रिजम्पटिव टैक्स के बारे में सर थोड़ा सा बताइए। प्रिजम्पटिव टैक्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली लोगों के माइंड में होता है कि एक हमारा सेक्शन है 44AD, जी जी, इनकम टैक्स एक्ट का। तो 44AD में क्या है, लोग सोचते हैं कि हम 6% या 8%, मतलब 6% जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू अगर ट्रेडिंग है, और 8% अगर मेरी उसमें कैश ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड है, तो हमारे केस में 6% ही हम मान के चलते हैं। तो टेक्निकली ये इस वाली शेयर ट्रेडिंग पे कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये एक्सक्लूडेड है उससे। शेयर ट्रेडिंग की जो एक्चुअल इनकम होगी वही मानी जाएगी। ओके। 44AD प्रिजम्पटिव टैक्स इस पे एप्लीकेबल नहीं है इस पे। ऑलराइट, ओके। और सर डिविडेंड की टैक्सेशन का क्या सीन है, उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो इन्वेस्टर हैं, ट्रेडिंग करते ही नहीं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे उनको डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर क्या डीडीटी अगर ऑलरेडी पेड है तो क्या उसको अलग से टैक्स पे करना है इन्वेस्टर्स को? ये भी अच्छा क्वेश्चन है जी, क्योंकि ये लॉ में चेंज आ गया पिछले 3 साल पहले से। जी जी जी। तो उसमें उसी वजह से कंफ्यूजन है कुछ लोगों को, तो थोड़ा सा। हाँ, उसमें क्या है कि अगर वो कंपनी का पार्ट अलग है तो डीडीटी तो कंपनी ने पे करना है, जो कुछ करना है वो कंपनी पे करेगी जी। कंपनी वो कितना % पे करती है? नहीं, डीडीटी की हम अभी बात ही नहीं करते, हम जब डिटेल इन्वेस्टर की बात करते हैं उसी में जाएं, ठीक है, वो फिर टॉपिक बन जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, डिटेल टॉपिक जी, है। जी जी। तो
जो इन्वेस्टर, जो कंपनी है, कंपनी आपको जो भी डिविडेंड देगी वो 10% टीडीएस काट के देगी। ओके, उस पर टीडीएस एप्लीकेबल है जी, और आपके पास आएगा, वो आपकी इनकम का पार्ट बनेगा। ठीक है। तो आप उसमें अपनी इनकम में दिखाएं और टीडीएस को आप क्लेम कर लो। और वो कौन सी इनकम, कौन से हेड में दिखाना होगा इनकम सर? फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हाँ, दिखेगा उसको वो। ओके, ओके। तो चाहे मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, उसको मैं कहीं कैपिटल गेन में या कहीं बिजनेस इनकम में नहीं दिखाना मुझे ना, हेड, प्रॉपर हेड्स में इनकम दिखाना बहुत जरूरी है। अगर हम तो ये मेरा अदर सोर्सेज में ही जाएगा। अदर सोर्स में जाएगा। अगर हम प्रॉपर हेड्स में नहीं दिखाते तो डिपार्टमेंटल नोटिस आ सकते हैं, जिसकी हमारी लिटिगेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ओके, तो हमें हमेशा लिटिगेशन कॉस्ट से बचना चाहिए। जी जी जी। तो अगर हमने हेडिंग प्रॉपर कैप्चर कर रखी है, जैसे अभी तक हमने आज पूरे वीडियो में डिस्कस करी है, तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अदर सोर्सेज का पार्ट है। अब जैसे एक ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था बिजनेस इनकम। जी, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ से, मतलब प्रॉफिट फ्रॉम शेयर्स दिखा देते हैं, क्योंकि उनका सैलरी हेड होता है मेन, जनरली सैलरी होल्ड होता है। तो टेक्निकली ये गलत है। अच्छा, क्योंकि ये जो हमारा है ये बिजनेस का पार्ट है। और अगर वो कैपिटल गेन में दिखाते हैं तब तो ठीक है, कैपिटल गेन में दिखाते हैं, आईटीआर 2 भरे, बात खत्म। और अगर मान लो एज ए बिजनेस दिखा रहे हैं वो, तो उनको इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ही दिखाना पड़ेगा। जैसा आपने बोला था कि कैपिटल गेन में तभी दिखाएंगे अगर उनकी इंटेंट इन्वेस्टर वाली है। अगर इंटेंट नहीं है तो फिर वो कैपिटल गेन की कैटेगरी में नहीं आएगा, फिर वो स्पेक्युलेटिव के नेचर में चला जाएगा या दूसरी नेचर में चला जाएगा और वो बिजनेस वाले हेड में चला जाएगा। वो इंटेंट जाहिर होती है हमारी ट्रांजैक्शन की बेसिस पे, हमारा क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है। ओके, अगर एक बंदा डेली ट्रेड कर रहा है, हाँ, सुबह 4 ट्रेड कर रहा है, 6 ट्रेड कर रहा है, 10 ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली इट कैन नॉट बी ए इन्वेस्टमेंट, करेक्ट, इट विल बी ए बिजनेस। और वो इंट्राडे में ही अगर उसको स्क्वायर ऑफ कर रहा है तो फिर तो स्पेक्युलेटिव ही हो गया। वो भी बिजनेस है लेकिन वो स्पेक्युलेटिव हो गया और ज्यादा उसको भी रिजिड वाले में चला गया। उसको भी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही दिखाना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट। अगर अदर सोर्सेज का रास्ता सिवाय डिविडेंड के सबके लिए बंद है, केवल डिविडेंड ही इनकम फ्रॉम। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के नाम से जो टैक्स पे होता है वो कंपनी पे करती है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। हमारा 10% टीडीएस कट के आता है, जो हमारे को हमारे जो फॉर्म हमारा जो होता है वो ईयर एंड पे इशू होता है, फॉर्म 16 नहीं, जो जिसके अंदर टीडीएस सबके दिखते हैं 24 ईयर्स, हाँ 26 ईयर्स, उसके अंदर वो दिख जाएगा आपको कि आपका 10% टीडीएस ऑलरेडी कटा हुआ है इस कंपनी के द्वारा। ये तो बहुत अच्छा हो गया है, गवर्नमेंट ने आजकल 26 ईयर्स, 26 के साथ टीआईएस और एआईएस, जी, उस एआईएस और टीआईएस इंफॉर्मेशन में जितने भी ट्रांजैक्शन आपके पैन लिंक्ड हैं वो सारे शो होंगे। जी जी, तो वो आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें सर हमारे को क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी भी जरूरी है? अगर है तो क्या सारे ट्रेडर्स को करनी जरूरी है या कोई पर्टिकुलर क्लास है जिनके लिए मैंडेटरी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। जी जी, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हम शेयर बिजनेस कर रहे हैं। करेक्ट। और 44A सेक्शन है जहां बुक्स ऑफ अकाउंट की मेंटेनेंस की बात कही जाती है। जी, तो बुक्स ऑफ अकाउंट को टेक्निकली डिफाइन नहीं किया गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होनी चाहिए। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट से मतलब है कि हम अपने सारे ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई कर सकें। ठीक है। तो इन माय ओपिनियन हमारे शेयर्स के केस में कोई फॉर्मल एक दूसरी बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो ब्रोकर मेंटेन कर रहा है, आपको ब्रोकर से जो भी डाटा मिल रहा है वो अपने आप में ही बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट है। तो जो हमारा लेजर वहां पे मेंटेन होता है, तो हम उस लेजर को डाउनलोड कर लें, क्योंकि वो तो ऑप्शन होती है हर ब्रोकर के पास कि मुझे लेजर डाउनलोड करना है। और जो ऑफलाइन ब्रोकर होते हो तो वहां पे हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, जी मुझे इस डेट से इस डेट तक का लेजर जो है वो दे दीजिए। मेरे लिए वो लेजर ही जो है अपने आप में सफिशिएंट पार्ट है। आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, ब्रोकर्स का रिकॉर्ड हो गया, लेजर हो गया, और टीडीएस के अगर ब्रोकर ने कोई टीडीएस वगैरह काटा है तो फॉर्म 16 हो गया। जी जी, और आई थिंक ये सफिशिएंट है अपने पास। तो इसको डाउनलोड करके साल दर साल हम अपना एक फोल्डर बनाएं और उसको हम वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर शेयर मार्केट ऐसे करके कुछ भी फोल्डर का नाम रख के उसके अंदर ये फाइल्स विद प्रॉपर नोमेनक्लेचर अपने पास मेंटेन भी कर सकते हैं और क्लाउड पे भी सेव करके, जैसे गूगल ड्राइव है या वन ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट का, तो वहां पे कहीं पे भी अपना सेव करके रखे, ताकि बाय चांस कंप्यूटर भी हमारा अगर कहीं गलती से क्रैश हो जाता है तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट का बैकअप जो है मुझे अवेलेबल रहे आने वाले सालों के लिए। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो भी इनकम अपने कंप्यूटेशन और इनकम में शो कर रहे हैं, जी जी, उसका बैकअप उसका बैकअप और उसका जस्टिफिकेशन हमारी ये रिकॉर्ड रेडी होना चाहिए, रिकॉर्ड शो करता है।
और ये अगर हमारे पास है तो हमारा काम जो है बिल्कुल सिंपल हो गया, हमने अपने काम को पक्का कर आप लिया। सेफ है। और इसमें कुछ ज्यादा देर नहीं लगती, सिर्फ 5 मिनट का ही काम लगता है मेरे ख्याल से। बस। तो उससे ज्यादा देर लगती नहीं है। आपने एक बार प्रॉपर नोमेनक्लेचर के साथ फाइल्स को सेव करके रख लिया तो काम हो गया। हाँ। सो एक आखिरी मेरा क्वेश्चन है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं इन ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने में, जैसे ब्रोकरेज हो गई, डीमैट चार्ज हो गया, कोई और एक्सपेंसेस हो गए, तो उनका क्या ट्रीटमेंट होता है? क्या वो अलाउड होते हैं एज अ डिडक्शन अगेंस्ट द प्रॉफिट्स? हाँ, वो सारे खर्चे जो भी हम ट्रेडिंग को करने से रिलेटेड जो भी खर्चा कर रहे हैं जी जी। वो सारे के सारे अलाउड हैं। इसमें हमारे डीमैट चार्जेस हो गए, ब्रोकरेज हो गई, एसटीटी हो गई, स्टॉक एक्सचेंज चार्जेस हो गए, एडवाइजरी एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस हो गए, पे टू सेबी रिसर्च एनालिस्ट, वो भी अलाउड है। और दूसरा अगर आपका बड़े लेवल पे है तो इवन अगर आप गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, अपना स्टाफ मेंटेन कर रहे हैं, तो गाड़ी का आप डेप्रिसिएशन भी ले सकते हैं, स्टाफ की सैलरी भी डाल सकते हैं। बिजनेस की कैटेगरी में आप बिजनेस इसको की लेकर चल रहे कैटेगरी हैं में तो डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं। मतलब ये तो एक अच्छी टैक्स प्लानिंग भी है जी जी जी, कि रादर देन आप उसको गाड़ी को इसी का बिजनेस का पार्ट माने और बिजनेस में एक्सपेंडिचर क्लेम करें। जी जी। और स्टाफ को अगर आप सैलरी दे रहे हैं, आपने स्टाफ रखा है, कंप्यूटर्स रखे हैं, तो उस पर भी डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो संजय जी, आज आपने इतनी वंडरफुल इंसाइट दी है। मेरे ख्याल से कोई भी, शायद ही कोई टॉपिक बचा होगा कि जो कवर नहीं कर पाए हो हम, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक इसके बाद भी बच गया है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे संजय जी को दोबारा रिक्वेस्ट करने की, वो आए और अपनी नॉलेज से इंसाइट शेयर करें और हमारे व्यूअर्स का जो है ज्ञानवर्धन करें, और उनकी नॉलेज से जो है उनकी कंप्लायंस इम्प्रूव होगी और क्लैरिटी आएगी कि क्या करना है, और भविष्य में होने वाली पेनल्टीज से भी वो बच सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आपका कुछ लास्ट वर्ड्स अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए कहना चाहें तो। अमित जी, मैं तो यही कहूंगा, जो भी आपके व्यूअर्स का फीडबैक है जी जी, उसको आप कंपाइल कर लीजिएगा जी जी, और नेक्स्ट सेशन में वो हम सारे क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। देखिए संजय जी ने बिल्कुल आकर के इतना अच्छा, मतलब एक नोबल कॉज कि हमारे व्यूअर्स के लिए एक ही वीडियो के अंदर इतनी सारी क्लैरिफिकेशंस दी हैं, एंड ही इज ओपन टू फर्दर हेल्प आवर व्यूअर्स। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। संजय जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद, बहुत थैंक यू। इतना बढ़िया कंटेंट जो है, मुझे लगता नहीं है कि शायद कहीं पे मिलने वाला लोगों को। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ना सिर्फ आप खुद लाइक कीजिएगा बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। और संजय जी का जो ईमेल है मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी को इनसे कनेक्ट करना हो, इनकी सर्विसेज अवेल करनी हो, क्योंकि प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आप अगर इनकी सर्विसेज भी अवेल करना चाहें तो आप इनसे ईमेल के थ्रू इनके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।